जी बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर। ओके बेटा। अच्छा जी, कल हमने मियोसिस की बात इन कंपैरिजन विद माइटोसिस कंप्लीट की थी। और ख़ास तौर पे मियोसिस कैसे वेरिएशन जनरेट करती है, उसमें रीशफलिंग का रोल और क्रॉसिंग ओवर का रोल हमने डिस्कस किया था। ठीक है। जिसके नतीजे में माइटोसिस और मियोसिस दो अलग अलग रोल भी प्ले करती हैं। कि माइटोसिस से पैदा होने वाले सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल हमें नज़र आते हैं, जबकि मियोसिस से पैदा होने वाले तमाम सेल जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। तो दो प्रोसेस हमने कल डिस्कस किए थे। आज हम ब्रीफली एक बार इन दोनों माइटोसिस और मियोसिस को टेक्स्ट और कुछ डायग्राम की मदद से कंपेयर करेंगे, ताकि पॉइंट्स आपके पास एक बाकायदा समरी की शक्ल में भी आपके जहन में हो। और बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि ताकि रेपिटेशन से बात अगर पहली मर्तबा क्लियर नहीं हुई तो दूसरी मर्तबा क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा बेटा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस। अब पॉइंट टू पॉइंट एक दूसरे को ज़रा कंपेयर करते जाएं। तो गुफ्तगू बहुत सी ऑलमोस्ट सारी पहले हो चुकी है। माइटोसिस माइटोसिस क्रिएट्स सेल साइकिल, बट मियोसिस से साइकिल क्रिएट नहीं होता। ठीक। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कंजर्व्ड, क्रोमोसोम की तादाद कंजर्व रहती है सेल की नेक्स्ट जनरेशन में। सेल की नई पैदा होने वाली जनरेशन में क्रोमोसोम की तादाद वही रहेगी। इसलिए हम इसको डिफाइन करते हैं कि एक टाइप ऑफ cell division that ensures the same number of chromosome in daughter cell as that of parent। लेकिन इसके मुकाबले में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं एंड रिड्यूस टू हाफ, आधे हो जाते हैं पेरेंट के मुकाबले में इन सक्सेसिव सेल जनरेशन। माइटोसिस के नतीजे में पैदा होने वाले दो सेल, जबकि मियोसिस के नतीजे में पैदा होने वाले चार सेल। Mitosis can take place in cells having any chromosome number। माइटोसिस के लिए शर्त नहीं है कि क्रोमोसोम के कितने सेट पाए जाएं। ये हैप्लाइड या मोनोप्लाइड में भी हो सकती है, डिप्लाइड में भी, ट्रिप्लाइड में भी। इसी तरह 4n 5n एटसेट्रा, जो भी नंबर, क्योंकि प्लांट्स के केसेस में ये प्लॉइडी की कंडीशन ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन मियोसिस जिन सेल्स में नॉर्मली होगी या होती है या हो सकती है, वो कम से कम डिप्लाइड होंगे। ट्रिप्लाइड 3n के अंदर मियोसिस जनरली होती नहीं, होती है तो प्रॉब्लमेटिक है। मसलन ज़ाफ़रान का नाम आप जानते हैं, ज़ाफ़रान का पौधा जिससे ज़ाफ़रान पैदा होता है। ज़ाफ़रान के पौधे में ट्रिप्लाइड कंडीशन पाई जाती है, और उस ज़ाफ़रान के पौधे में ट्रिप्लाइड कंडीशन की मौजूदगी में मियोसिस सही तौर पे नहीं हो पाती। नतीजतन वो पौधा रिप्रोडक्टिवली स्टीराइल होता है, बांझ। यानी उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आगे आप उसकी नस्ल को नहीं बढ़ा सकते। तो ट्रिप्लाइड के अंदर मियोसिस कुछ फकत एक्सेप्शनल केसेस हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, जिनमें ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट के साथ, यानी ट्रिप्लाइड या पेंटाप्लाइड में मियोसिस ठीक ठीक हो जाती है। लेकिन जनरली ट्रिप्लाइड हो, पेंटाप्लाइड हो, यानी 5n हो, 7n हो, तो जिनमें ऑड नंबर पाया जाएगा उनमें मियोसिस नॉर्मली नहीं होती। ठीक है। तो मियोसिस होने के लिए कम से कम 2n का सेल चाहिए। 4n में भी हो सकती है, 6n में भी हो सकती है, और होती है। इन केस ऑफ माइटोसिस
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस को इन्वॉल्व करती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस इन्वॉल्व हुआ करती है। इन केस ऑफ माइटोसिस, डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जबकि मियोसिस के अंदर डॉटर सेल्स डिफर करते हैं जेनेटिकली एक दूसरे से। कैन अकर इन ऑल बॉडी सेल्स, माइटोसिस स्किन में, इंटेस्टाइन में, बॉडी के तक की सभी सेल में हो सकती है। कैन अकर एंड अकर्स में फर्क है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सारे सेल माइटोसिस में नहीं जाते, लेकिन जा सकते हैं। कौन से सेल नहीं जाते? चैप्टर नंबर 17 में आपने पढ़ा था कि न्यूरॉन्स वंस मैच्योर डू नॉट डिवाइड फर्दर। ठीक है। इसी तरह कुछ और सेल्स भी हैं रेटिना सेल्स के, यानी आई बॉल के में जो रेटिना पाया जाता है, लेंस, उसके सेल भी दोबारा माइटोसिस में यानी डिवीजन में नहीं जाते। तो जो सेल डिवीजन में नहीं जाते वो जी नॉट के अंदर मौजूद होते हैं, जो सेल साइकिल में हम बात पहले कर चुके हैं। इन केस ऑफ मियोसिस, मियोसिस बॉडी के तमाम सेल्स में नहीं हो सकती। ये उन्हीं सेल्स में होती है जो डिटरमिन्ड हैं, पहले से तयशुदा है कि उन्होंने न्यू जनरेशन पैदा करना है, और ख़ास तौर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए पैदा करना है। फॉर एग्जांपल, जर्म लाइन सेल्स ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस, यानी गोनेड्स, मेल एंड फीमेल। जो गोनेड्स होते हैं वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, इन जनरली, खास तौर पे एनिमल, सॉरी, एनिमल्स के अंदर ओवरीज एंड टेस्टिस के अंदर ये जर्म लाइन स्पेसिफिक सेल्स की लेयर, जिनसे गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स माइटोसिस और मियोसिस के, जिनमें से अक्सर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं रीजंस के साथ। अच्छा, सेल डिवीजन। अब यहाँ पे पॉइंट्स अगर हम देखें तो पॉइंट्स आपको वही नज़र आ रहे हैं, माइटोसिस साइकिल क्रिएट होता है। दरअसल फ़र्क क्या पड़ा है इन दोनों पेजेस में? इन दोनों पेजेस में फ़र्क यहाँ पे है कि ये है माइटोसिस वर्सेस कंप्लीट मियोसिस। कंप्लीट मियोसिस का मतलब एज ए होल एक सेल जब चार सेल में तकसीम होता है, तो पहले सेल से लेकर चार सेल बनने तक, यानी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकंड मियोटिक डिवीजन, दोनों को शामिल कर लें, तो माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस। जो नेक्स्ट स्लाइड है इसके अंदर डिफरेंसेस सेम, लेकिन किसको कंपेयर किया है? माइटोसिस को मियोसिस वन के साथ। माइटोसिस को मियोसिस वन से कंपेयर करने पर भी सेम पॉइंट्स हैं, सिवाय ये एरोनियसली मुझसे रह गई बात कि मियोसिस वन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जो डॉटर सेल होंगे वो दो ही होंगे। ठीक है, वो दो होंगे, यानी ये यहाँ पे गलत है। तो दिस इज कॉमन टू बोथ। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से भी दो सेल पैदा होंगे, जबकि माइटोसिस से भी दो सेल पैदा होते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉमन। अलबत्ता बाकी जो डिफरेंसेस हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, साइकिल क्रिएट होगा, साइकिल क्रिएट नहीं होगा, नंबर वही रहेगा, नंबर आधा हो जाएगा, किन सेल्स में हो सकती है, किन सेल्स में नहीं हो सकती, ये तमाम पॉइंट्स वही एग्जैक्टली द सेम ऊपर वाले हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि माइटोसिस और मियोसिस के अंदर जो डिफरेंस है वो दरअसल माइटोसिस और मियोसिस वन का डिफरेंस है। यानी माइटोसिस मियोसिस वन से डिफर करती है बहुत ज्यादा, जबकि माइटोसिस को अगर मियोसिस टू के साथ कंपेयर किया जाए तो हमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अब ये कैसे होगा, हम जरा इसको बारी बारी एक एक पॉइंट पर मजीद डिटेल में बात करते हैं। माइटोसिस वर्सेस मियोसिस वन, ऊपर वाले पॉइंट्स के एडिशन में या डिटेल में कह लें जाएं तो माइटोसिस के केस में क्या है, माइटोसिस में जाने वाला सेल G1 S G2 तीनों से गुजरेगा, जबकि मियोसिस वन में जाने वाला सेल
G1 और S से गुजरेगा, G2 से नहीं गुजरता। माइटोसिस के प्रोफेज को अगर देखें तो वो होता है शॉर्ट, लेकिन मियोसिस का जो प्रोफेज 1 कहलाता है, दैट इज लॉन्ग, एंड इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन्स, जिन डिवीजन्स को डिप्लोटीन, पैकिटीन वगैरह वगैरह सारे हम पहले देख चुके हैं। प्रोफेज ऑफ माइटोसिस के अंदर नो पेयरिंग ऑफ होमोलोग्स, जबकि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में पेयरिंग ऑफ होमोलॉग्स होती है, जिसको साइनेप्सिस कहते हैं। ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। माइटोसिस में क्रॉसओवर नहीं होता, मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, और ये क्रॉसओवर भी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में होती है। और इस क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में, क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हैं, उनके दो क्रोमेटिड एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं, जबकि माइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड्स आइडेंटिकल रहते हैं, क्योंकि वहां पे क्रॉसओवर नहीं होता। फिर मेटाफेज में जब यही क्रोमोसोम आते हैं, तो इन केस ऑफ माइटोसिस ये अरेंज होते हैं डायड की शक्ल में। डायड, डायड क्या है? डायड एक सिंगल डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम को डायड कहते हैं, इसलिए कि वो दो क्रोमेटिड पर मुश्तमिल होता है। जबकि मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1, जिसकी पहचान होगी मेटाफेज 1 इसको कहा जाएगा, इसमें टेट्राड है, डायड नहीं बल्कि टेट्राड। डायड का मतलब दो है, तो टेट्राड का मतलब है चार। यानी चार कैसे? चार क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ हमें कंबाइन नजर आते हैं। यहां से अगर हम ये, ठीक है, या ये कंडीशन पे, ठीक है, ये है टेट्राड की कंडीशन, जबकि माइटोसिस के अंदर हर एक वो डाइएड होता है। ओके, इसी में हम, जी, यहाँ से अगर देखें तो ये कंडीशन टेट्राड की कहलाती है कि चार क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल, और ये कंडीशन क्या है? डाइएड की है कि फकत सिंगल डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। ठीक हो गया। तो इन केस ऑफ मेटाफेज माइटोसिस में डाइएड बिहेव एज बाइवेलेंट। बाइवेलेंट हमने कल डिस्कस किया था, दो फाइबर अटैच होंगे, जबकि मियोसिस में टेट्राड बाइवेलेंट का काम करता है। एनाफेज के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। अच्छा, इसको हम एक दूसरी बुक से इन्हीं पॉइंट्स को साथ साथ देख भी सकते हैं। जी बेटा, ये हमारे सामने डायग्राम है। ये है पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल मियोसिस 1 में अगर कंटिन्यू करता है, तो ये है मियोसिस 1 और ये है माइटोसिस। क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन दोनों में हुई, एस फेज दोनों में हुआ। अलबत्ता इस केस में जो मियोसिस 1 है, G2 एब्सेंट होगा, यहाँ पे G2 भी पाया जाएगा। प्रोफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम का बिहेवियर, साइनेप्सिस ये आपको नजर आ रही है, यानी होमोलोगस पेयर इकट्ठे हुए। लेकिन माइटोसिस के प्रोफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम इकट्ठे नहीं हुए, ये अलग अलग रहे। फिर मेटाफेज के अंदर यहाँ पे जो अरेंजमेंट है क्रोमोसोम का, वो एज ए पेयर है, यानी ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का पेयर जो कि टेट्राड कहलाएगा, इट इज एक्टिंग एज बाइवेलेंट। बाइवेलेंट, एक फाइबर इस तरफ से और एक फाइबर इस तरफ से अटैच हुआ। जबकि इन केस ऑफ माइटोसिस मेटाफेज में ईच डाइएड, ईच डाइएड, हर डाइएड बाइवेलेंट यानी दो फाइबर अटैच करना अलाउ करेगा, एक फाइबर एक पोल से, दूसरा फाइबर दूसरे पोल से। फिर एनाफेज के अंदर तकसीम होगी। एनाफेज में तकसीम यहाँ पर देखें, मियोटिकली तकसीम होने वाला ये सेल।
अब यहां पर क्या हुआ है कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के पेयर का एक मेंबर इधर गया और एक मेंबर इधर गया। अब ये क्या है, ये ऑलरेडी डुप्लीकेटेड है और ये दरअसल होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं इन केस ऑफ एनाफेज वन, जबकि माइटोसिस के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम अलग नहीं हुए, बल्कि हर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए। ठीक है। तो मेटाफेज में टेट्राड और बाइवेलेंट, सॉरी टेट्राड और डाइएट। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए, जबकि एनाफेज वन में मैटरनल एंड पैटर्नल होमोलॉग्स सेपरेट, जिनको हमने याद रखा था रेड और ब्लू से, कि रेड और ब्लू अलग अलग हो जाते हैं। इन केस ऑफ टीलोफेज माइटोसिस में देखें तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स अराइव एट पोल्स। हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स यहाँ पे, ये क्रोमेटिड्स यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे क्रोमेटिड हैं 8। 4 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में 8 क्रोमेटिड थे। तो यहाँ पर इस पोल पर 4 और इस पोल पर 4, हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स ये पहुंचेंगे पोल पर। जबकि इन केस ऑफ मियोसिस, मियोसिस के अंदर जो पोल पर पहुंचने वाले हैं वो है हाफ नंबर ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम अराइव एट पोल। हाफ नंबर ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, यानी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम यहाँ पे कितने थे, 4 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम थे। उनमें से 2 इधर पहुंचे और 2 इधर पहुंचे। तो हाफ नंबर ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम ये पहुंचेगा पोल के ऊपर। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, यानी सेल तकसीम होगा, रिजल्ट्स इन 2 सेल्स। माइटोसिस यहाँ पर कंप्लीट हो गई, लेकिन मियोसिस में जब साइटोकाइनेसिस हुई 2 सेल ही बने, लेकिन अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई। जी बेटा, यहाँ तक समझे हैं बात? सेल डिवीजन में आगे इस लास्ट स्लाइड में हम कंपेयर कर रहे हैं माइटोसिस को मियोसिस 2 के साथ। माइटोसिस को मियोसिस 2 के साथ, ये जरा तवज्जो के साथ समझ लीजिएगा। यानी हम मियोसिस 2 को लाइक माइटोसिस कहते हैं, और ये बुक के अंदर बाकायदा अल्फाज मौजूद हैं कि मियोसिस 2 इज लाइक माइटोसिस। अब लाइक माइटोसिस क्यों कहा जा रहा है, ये क्यों नहीं कह दिया कि ये माइटोसिस ही है? इसलिए कि डिफरेंस भी है। अब क्या सिमिलैरिटी है जिसकी बेस पर इसको लाइक माइटोसिस कहते हैं, और क्या डिफरेंस है जिसकी बेस पे इसको माइटोसिस ही नहीं कहते, जस्ट लाइक माइटोसिस कहा जाता है? ये इन केस ऑफ मियोसिस 2, ये है मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 के अंदर क्रोमोसोम्स को अगर हम ऑब्जर्व करें कि ये हमें कैसे नजर आते हैं, तो ये कंडीशन, मियोसिस 2 में ये है पेरेंट सेल, ये है एक पेरेंट सेल और ये है दूसरा पेरेंट सेल। मियोसिस सॉरी मियोसिस 1 से प्रोड्यूस होने वाला। अच्छा, एक में मेटाफेज, एक में एनाफेज, स्टेजेस कंपेयर करने के लिए शो कर दी गई हैं। अच्छा, जबकि इसके मुकाबले में जो माइटोसिस है उसके ये फेजेस। ठीक है। अब यहाँ पर जरा मेटाफेज को देखें, तो मेटाफेज ऑफ माइटोसिस हमें कैसा नजर आता है कि मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में बिहेव नहीं करते, बल्कि सिंगल सिंगल अरेंज होते हैं। सेम इज ट्रू फॉर मेटाफेज 2, के क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में बिहेव नहीं करते, बल्कि सिंगल सिंगल अरेंज होते हैं। और सिंगल सिंगल अरेंज होने का मतलब कि डाइएड विल एक्ट एज बाइवेलेंट लाइक माइटोसिस।
फिर एनाफेज के अंदर क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। एनाफेज टू यानी मियोसिस टू के एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए। अगर हम एनाफेज के साथ कंपेयर करें यानी माइटोसिस के एनाफेज में, तो यहाँ पर भी सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हुए हैं। ठीक है। तो इन केस ऑफ माइटोसिस, इन केस ऑफ मियोसिस टू, फर्दर अगर हम यहाँ पे चलें तो इन केस ऑफ मियोसिस टू पैदा होने वाले सेल ये हैं, दो सेल जो एक सेल से पैदा हुए, ये वो दो सेल हैं जो दूसरे सेल से पैदा हुए। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से पैदा होने वाले दो सेल से फर्दर डिवीजन होगी तो ये चार सेल। इन चार सेल को अगर हम कंपेयर करें जस्ट, ये है डॉटर सेल्स और ये है इनका पेरेंट सेल। तो पेरेंट के अंदर दो क्रोमोसोम थे, डॉटर सेल में भी दो ही क्रोमोसोम है। यहाँ पे डुप्लीकेटेड होकर अलग हुए लाइक माइटोसिस, तो नतीजतन नंबर मेंटेन रहा। तो लाइक माइटोसिस, सेकेंड मियोटिक डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करती है। जो पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, ये है पेरेंट सेल। इस पेरेंट सेल में दो क्रोमोसोम है, तो इससे पैदा होने वाले दोनों सेल में दो क्रोमोसोम पाए जाएंगे। और ये कैसे तकसीम होगी, ये सिमिलैरिटी यहाँ से हम देख सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन मेटाफेज, सेपरेशन ऑफ chromatids in anaphase, it is just like that of माइटोसिस। माइटोसिस की तरह इसमें भी मियोसिस टू में भी दो ही सेल पैदा होंगे। अलबत्ता डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस दरअसल इन दोनों केसेस में अगर हम यहाँ से देखें तो हमें इंटरफेस में नजर आएगा। यानी डिफरेंस माइटोसिस में जाने वाले सेल में G1 और S मौजूद होगा, जबकि यहाँ पर G2 ओनली। वजह इसकी ये है कि मियोसिस टू में जो सेल एंटर होता है वो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड होता है, इसलिए इसको एस फेज की ज़रूरत नहीं होती। और जब एस की ज़रूरत नहीं होती तो फिर उसको G1 की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बाकी प्रोफेज ऑफ प्रोफेज ऑफ माइटोसिस और प्रोफेज टू ऑफ मियोसिस टू दोनों सिमिलर हैं, वही शॉर्ट ये भी शॉर्ट, नो सब डिवीजन, नो सब डिवीजन, नो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नो क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर। अलबत्ता डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस इसी पॉइंट पर कि सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे आइडेंटिकल हैं। यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड अल्टर्ड हो चुके हैं और ये अल्टर हुए थे ड्यू टू क्रॉस ओवर इन मियोसिस वन। बाकी जो पॉइंट्स हैं दे आर सिमिलर। मेटाफेज ऑफ माइटोसिस को मेटाफेज टू ऑफ मियोसिस टू से कंपेयर करें तो सेम, डाइएड बिहेव एज बाइवेलेंट दोनों केसेस में। एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, एनाफेज टू के अंदर भी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। टीलोफेज के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड पहुंचते हैं, यहाँ पर भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स पहुंचते हैं। साइटोकाइनेसिस, जब सेल का साइटोप्लाज्म तकसीम होता है तो दो सेल बनते हैं। मियोसिस टू से भी हर एक सेल जो मियोसिस टू में जाता है उससे दो ही सेल पैदा होते हैं। अलबत्ता डिफरेंस कहाँ पे मौजूद है? डिफरेंस मौजूद है सेल्स जो कि माइटोसिस से पैदा होते हैं वो आइडेंटिकल हैं, जबकि वो सेल्स जो मियोसिस टू से पैदा होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। और इसके डिफरेंट होने की वजह दरअसल इनके पास जो क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड हैं वो मियोसिस वन में क्रॉसओवर की वजह से अल्टर हो गए थे। तो ये जिनको मैंने पिंक में हाईलाइट किया, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस टू। अदरवाइज माइटोसिस की तरह मियोसिस से भी पैदा होने वाले सेल में यही बात इंश्योर की जाती है
कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही हों जितने के पेरेंट में है, जो कि माइटोसिस वाली बात है। लेकिन माइटोसिस से आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस होते हैं, जबकि मियोसिस टू से आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस नहीं होते। यानी यहाँ पे हम एंड रिजल्ट को देखें तो ये है मियोटिकली पैदा होने वाले सेल। इनके अंदर क्रोमोसोम्स को अगर ऑब्जर्व करें तो हमें नजर आएगा देयर इज ए चेंज, जबकि माइटोसिस से पैदा होने वाले क्रोमोसोम्स ये सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, यानी पेयर के मेंबर्स आपस में। तो ये आइडेंटिकल क्रोमोसोम रखने वाले दोनों सेल एक दूसरे के क्लोन कहलाते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ मियोसिस, मियोसिस से पैदा होने वाले सेल एक दूसरे के क्लोन या जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते। क्यों नहीं होते, ये लास्ट लेक्चर में हम रीशफलिंग और क्रॉसिंग ओवर से बात कर चुके हैं। जी बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन? कोई सवाल है बेटा? क्लियर है बस सारी बातें? जी सर। ओके। तो ग्रुप में पिछले 2 लेक्चर भी शेयर हो चुके हैं, ठीक है, उनको आप रिवाइज करके देख सकते हैं। ये भी इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग में कोई मसला नहीं होगा। अच्छा बेटा, अब हमने शुरू करना है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बुक के अंदर हम आते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये तो हो गया। अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की इम्पोर्टेंस ये हमने साथ साथ बातें कर चुके हैं कि मियोसिस इन्वॉल्व है गैमीटोजेनेसिस में, स्पोरोजेनेसिस में। मियोसिस वेरिएशन क्रिएट करती है। ये वेरिएशन जो है ये, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए अहम है विद रेफरेंस टू एवोल्यूशन। क्योंकि एवोल्यूशन के अंदर वो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट होता है जो बेस्ट कॉम्बिनेशन रखता है, जो ऐसा कॉम्बिनेशन रखता है जो एनवायरनमेंट को बेस्ट फिट करे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसको कहा जाता है। तो ये क्योंकि मियोसिस के जरिए पॉसिबल है। तो यहाँ पे जिस तरह ये स्टेटमेंट कि इवन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है मियोसिस, उसके जरिए सेम पेरेंट से पैदा होने वाले, इवन द प्रोजनी ऑफ वेरी सेम पेरेंट्स, वेरी सेम पेरेंट यानी सेम पेरेंट से पैदा हुए हैं, उन्हीं माँ बाप से बहन भाई सारे पैदा हुए हैं, लेकिन वो भी आइडेंटिकल नहीं होते। जो ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस का केस है, उसका फादर वो दोनों पेरेंट नहीं होते। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं विद रेफरेंस टू चैप्टर नंबर 18, ठीक है। तो मियोसिस वेरिएशन जनरेट करती है, और ये वेरिएशन ही कह लें कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए अहम है। तो ये है इसकी अहमियत मियोसिस की। और दूसरी अहमियत ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन होता है, इसलिए कि मियोसिस से हैप्लोडाइजेशन होती है, क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है गैमीट में, और जब ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्वाइन होता है तो फिर ज्वाइनिंग के नतीजे में नंबर रिस्टोर हो जाता है। यहाँ मियोसिस से आगे तो है मियोटिक एरर्स, लेकिन मियोटिक एरर्स पे हम जाने की बजाय इससे पीछे माइटोटिक एरर की तरफ जाएंगे। हमारे पास टाइम है तकरीबन 8:30 मिनट। कैंसर, बल्कि अहमियत को भी ज़रा एक नज़र डाल लें। गुफ्तगू ऑलरेडी बार बार हो चुकी है कि अगर हम माइटोसिस की अहमियत की बात करें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होती है। ये हाईलाइट मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व है, रीजनरेशन में, हीलिंग ऑफ वाउंड्स में, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर सेल्स, डेवलपमेंट जो चैप्टर 19 में आपने पढ़ी, ग्रोथ हो बॉडी की, इन सब के अंदर माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। टिश्यू कल्चर जो चैप्टर 18 के शुरू में डिस्कस हुआ, और क्लोनिंग, उनके अंदर माइटोसिस इन्वॉल्व होती है। और माइटोसिस अगर नॉर्मल होगी, मैनेज्ड होगी, कंट्रोल्ड होगी, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होगा तो सब कुछ नॉर्मल होगा। लेकिन अगर माइटोसिस जो है वो एबनॉर्मल हुई, अनवांटेड ट्यूमर्स उसके नतीजे में प्रोड्यूस हो सकते हैं, और बहुत सी लीथल डिजीजेस लाइक
कैंसर भी। अब यहाँ पे डिस्कस किया गया है कैंसर को। कैंसर को अगर दो लफ्ज़ों में डिस्क्राइब किया जाए तो हम कहेंगे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। डिवीजन नॉर्मल बॉडी के अंदर कंट्रोल्ड होती है, जहाँ पर जितनी डिवीजन चाहिए उतनी डिवीजन होती है। लेकिन अगर सेल्स की जो डिवीजन है ये अनकंट्रोल्ड हो जाए, यानी सेल बगैर ज़रूरत के तकसीम होना शुरू हो जाए, तो नतीजा कैंसर की शक्ल में निकल सकता है। यहाँ पे मैं पहले जो जा रहा हूँ इसके लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ के अंदर बात हुई है कैंसर इज कास्ट। कैंसर की काज क्या होगी? कैंसर इज कास्ट, कास्ड मेनली बाय म्यूटेशन इन सोमेटिक सेल्स। अब मेनली इन सोमेटिक सेल्स का मतलब ये है कि जो जर्म लाइन सेल्स हैं, ठीक है, यानी ओवरी या गोनेड के टेस्ट हमें कैंसर्स कम देखने में आते हैं, अगरचे होते हैं, लेकिन कैंसर आमतौर पे सोमेटिक सेल्स में, बॉडी के उन सेल्स में होती है जो जर्म लाइन के या रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं होते। उसकी रीज़न यही है कि सोमेटिक बॉडी के मुकाबले में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दे आर मोर सिक्योर्ड, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए उनको ज़्यादा सिक्योर होने की ज़रूरत है कि उनमें होने वाला कोई भी म्यूटेशन वो अगली नस्ल को मुंतकिल होगा। इसलिए कैंसर के ज़्यादातर केसेस हमें सोमेटिक बॉडी में नज़र आते हैं। अलबत्ता ज़्यादातर वजूहात म्यूटेशन ली जाती हैं, ठीक है। सेकेंडली, द कैंसर रिजल्ट्स फ्रॉम द accumulation ऑफ 3 to as many as 20 म्यूटेशंस। ये जो म्यूटेशंस होती हैं ये कम से कम 3 भी हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक म्यूटेशन। इन म्यूटेशन के नतीजे में वो जीन जो कि रेगुलेट करते हैं सेल डिवीजन को, वो कह लें कि एबनॉर्मल हो जाते हैं। और एबनॉर्मल होने के नतीजे में क्या होता है कि दीज म्यूटेशंस ब्रिंग टू बेसिक चेंजेस। दो बुनियादी तब्दीलियां आती हैं सेल के अंदर जो कैंसरस सेल में चेंज हो जाते हैं। पहली तब्दीली क्या होती है? द मेटास्टैटिक सेल्स ब्रेक देयर कांटेक्ट विद अदर सेल्स। कि सेल्स दरअसल सेल्स के साथ बंधे होते हैं। सेल सेल इंटरेक्शंस, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 14, पिछली बुक में बाकायदा तस्करा है कि सेल्स एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, और उसकी मिसाल चैप्टर 14 में गैप जंक्शंस के नाम से आपने पढ़ी भी होगी। तो बहरहाल सेल्स आपस में जुड़े होते हैं बिल्कुल उस तरह जिस तरह किसी दीवार की ईंटें आपस में जुड़ी होती हैं। और जब ईंटें आपस में सीमेंट के जरिए जोड़ दी जाएं तो फिर ईंट का मूव करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह बॉडी के सेल्स जो आपस में जुड़े हैं उनका भी मूव करना एक दूसरे से मुश्किल होता है। तो सेल्स की मूवमेंट के ऊपर कुछ पाबंदियां हैं कि सेल मूव ना करे। और ये रेस्ट्रिक्शन खत्म कब हो रही हैं? जब ये मेटास्टैटिक्स यानी जो कैंसरस सेल्स है उसमें ये एबिलिटी आ जाती है कि वो अपने कनेक्शंस खत्म कर देता है अपने नेबर सेल्स के साथ। नतीजतन वो मूव करने के लिए आज़ाद होता है। दूसरा जो चेंज है वो ये है कि बेसल लेमिना, आमतौर पर बॉडी के जो सेल्स हैं कोई भी हो, वो एक नीचे मेम्ब्रेन के साथ चिपके होते हैं जिसे बेसल लेमिना का नाम दिया जाता है। तो ये बेसल लेमिना भी उसको मूव करने से रोकता है। ये भी ऐसा ही है जैसे एक मिस्त्री अगर ईंटें लगाएगा तो पहले वो नीचे एक सीमेंट की लेयर बिछाता है, तह बिछाने के बाद उसके ऊपर ईंटें चिस्पा कर देता है, ठीक है। तो उस चिस्पा करने के नतीजे में फिर ईंटें मूव नहीं करती। या कोई स्टिकर हम दीवार पे लगाते हैं तो स्टिकर की बेस पे चिपकने वाला मादा होता है जो स्टिकर को हटने नहीं देता है। इसी तरह बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू के जरिए से एक बेसल लेमिना, एक लेयर बनी होती है जिसके साथ सेल चिपके होते हैं ताकि मल्टी सेलुलर बॉडी के सेल बिखर ना जाए, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो चेंजेस आते हैं म्यूटेशन के नतीजे में, दे प्रोलिफरेट, यानी प्रोलिफरेट दे डिवाइड अनलिमिटेडली। अब कोई लिमिट नहीं है, अब वो मुसलसल तकसीम होते जाएंगे विदाउट कंसीडरिंग द चेक्स और प्रोग्राम्स ऑफ द बॉडी। जिस्म की बॉडी के जो प्रोग्राम्स हैं कि कहाँ पे कितनी मर्तबा डिवीजन होनी थी नहीं होनी थी, उन सब से बेखबर
उन सबको कंसिडर किए बगैर सेल तकसीम में जाता है। यहाँ पर म्यूटेशंस की मैंने बात की, ठीक है। म्यूटेशंस में ये 2 मिनट हमारे पास हैं, एक बात यहाँ समझते जाएं। म्यूटेशन, सेल के अंदर दो तरह के जीन्स पाए जाते हैं। ये आपको सेल नजर आ रहा है, इसके अंदर क्रोमोसोम शो किए हैं दो। इन क्रोमोसोम में ये एक जो कह लें कि ग्रीन शो किया है, यहाँ पर कौन सा जीन है? यहाँ पे जीन है प्रोटो ऑन्कोजीन। ये लाजिम नहीं है कि दो ही क्रोमोसोम हर सेल में हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन दो तरह के, विद रेफरेंस टू सेल डिवीजन। एक वो जीन है कि जो अगर एक्टिव हो तो दे प्रोमोट सेल साइकिल, यानी सेल डिवीजन को वो प्रोमोट करते हैं। और ये कंट्रोल होते हैं बाकायदा ग्रोथ फैक्टर के जरिए। ग्रोथ फैक्टर कम्युनिकेशन हम चैप्टर 17 में पढ़ चुके हैं कि बॉडी बाकायदा पैगाम देती है कि किस सेल ने तकसीम होना है। तो जब ये ग्रोथ फैक्टर मिलता है तो इस ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पर आपको नजर आ रहा है। सेल की मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर से पैगाम वसूल हुआ। ये पैगाम न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम पर मौजूद प्रोटो ऑन्कोजीन को मिलेगा, और ये प्रोटो ऑन्कोजीन प्रोमोट करेगा सेल साइकिल को, यानी ये कंट्रोल्ड मैनर में, ठीक है। अगर म्यूटेशन हो जाती है प्रोटो ऑन्कोजीन में तो ये ग्रोथ फैक्टर के बगैर भी सेल प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देगा, एक बात। दूसरा, सेल के अंदर एक और टाइप की जीन है जिन्हें कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन जिनको रेड दिखाया है, ये दरअसल सेल साइकिल को रोकते हैं। तो ये सेल को अनकंट्रोल्ड डिवीजन की तरफ जाने से रोकते हैं। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो ये रोकने के काबिल नहीं रहेंगे। तो नतीजा, इसीलिए बात की है कि 3 to 20 म्यूटेशन। तो मुख्तलिफ जीन्स की मुख्तलिफ अहमियत है जो कंट्रोल करते हैं सेल को। तो उनमें म्यूटेशंस अगर होती हैं तो दैट